एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्ज़ाम की, एनसीएफ के एग्ज़ाम की, डीयू के एग्ज़ाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो गिफ्ट मिलते हैं हमारे को, उन गिफ्ट पे कैसे टैक्स लगाना है और कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हम आज पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 56 आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। गिफ्ट टैक्स भी कई बार बोल देते हैं इसको, हालांकि ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, इस मुस्कान की ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाती, क्या समस्या पता नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं आज गिफ्ट टैक्स। ये है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब आपको गिफ्ट मिलता है उस गिफ्ट पे टैक्स कैसे लगता है, कितना लगता है, लगेगा नहीं लगेगा, ये आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा सेक्शन नंबर 56 में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में इसका ज्यादातर आ जाता है। कैटेगरी ए, गिफ्ट की कैटेगरी बना रखी है हमने। कैटेगरी ए, एनी सम ऑफ मनी, अगर मनी मिलती है तो कैटेगरी ए में जा रही है वो। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बी और सी में जाएगी। अभी बात करेंगे उस पर। तो पहले हम बात कर रहे हैं कैटेगरी ए की। ए में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच पर्सन हैज रिसीव एनी सम ऑफ मनी, आपको मनी मिलना चाहिए, कैश हो, चेक हो या ड्राफ्ट हो, इस फॉर्म में भी हो सकती है वो। और फ्रॉम वन और मोर पर्सन, कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बहुत सारे कितने भी दे सकते हैं लोग, पैसे दें आपको, मतलब कम से कम एक इंसान आपको पैसे दे, और ज़्यादा दे तो और अच्छी बात है। एंड सच सम इज रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, वो जो सम आपको मिला, जो पैसा मिला, उसके लिए आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। मेहनत बेकार हो गई। भैया ज्वाइन टाइम पे किया करो, इतना लेट फिर ज्वाइन करने में फिर समस्या आती है, क्या पंगा है। कभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा, फिर मैसेज करेगी, फिर क्लास खराब करेगी बीच में। आज हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, और उसमें हम बात करें गिफ्ट की। सेक्शन 56 लगता है इस पे। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर दो कैटेगरी बना दी हमने। कैटेगरी ए, इसमें सब मनी की बात करेंगे, और दो अलग कैटेगरी है बी और सी, उसमें हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर आपको गिफ्ट के रूप में मिली है तो टैक्स कैसे काउंट करना है उसके ऊपर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे अभी, पहले हम कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं कि मनी मनी मिली या मनी की वर्थ, यानी कि कैश, चेक और ड्राफ्ट, आपको कुछ भी मिले तो आपको मनी मिली है, कैश हो, चेक हो या ड्राफ्ट हो। ठीक है, और वो मनी मिली है आपको विदाउट एनी, तो वो मनी मिली है आपको सेकंड विदाउट कंसिडरेशन, आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच रिसीप्ट शुड एक्सीड 50,000 रुपीज़, जो पैसे आपको मिले वो 50,000 से ज़्यादा हो। उससे कम के हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। 50,000 से ऊपर का आपको गिफ्ट मिला है, मनी मिली है, तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ इनकम द होल ऑफ वैल्यू रिसीव्ड एज इनकम। ठीक है, जो आपको पैसा मिला पूरा 50,000 से ऊपर, तो सारा का सारा पैसा आपको काउंट किया जाएगा एज इनकम। ठीक है, और ये नहीं कि आपको 50,000 रुपये इकट्ठे मिले, आपको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में मिले तो भी वो काउंट किए जाएंगे। मतलब आपको सब मिला के 50,000 रुपये से ऊपर मिले हो एज कैश, एज अ गिफ्ट, तो वो टैक्सेबल है, और नहीं तो नहीं। ये बात हो गई हमारी मनी की। अब हम जा रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पर क्या है, साफ साफ कह रहा है आपसे वो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच पर्सन हैज रिसीव इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपको पहले मिली हो तो कंडीशन पहले होनी ही होनी है। और दूसरी कंडीशन पहले की थी विदाउट कंसिडरेशन, आपने कुछ नहीं किया फिर ये मिली है जी आपको वो गिफ्ट। उसी को तो बोलते हैं बिना कुछ किए मिल जाती जो चीज़। और अब यहाँ वहाँ पे 50,000 रुपये कैश मिलने चाहिए, वो की वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ भी 50,000 की वैल्यू सेम है। तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल एक्सीड 50,000, मतलब 50,000 का गिफ्ट आपको अलाउड है, उसके ऊपर का आपको मिलता है तो टैक्सेबल है। उसका कहने का मतलब इतना ही है। ठीक है,
उसके बाद अब क्या है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम। जो आपकी स्टैम्प वैल्यू है उसी को माना जाएगा इनकम, चाहे वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की क्यों ना हो, जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी है उतनी ही इनकम आपकी टैक्सेबल है, ना कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पर सेम इनकम की तरह वहाँ इनकम मिल रही थी, हमें पास कैश मिल रहा था 50,000 तक का से ऊपर का, तो टैक्सेबल है। यहाँ भी 50 से ऊपर अगर मिला तो टैक्सेबल है, लेकिन यहाँ टैक्स वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। जो हमने प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी दी वो टैक्सेबल है, बस और कुछ नहीं है। ये इतना ध्यान रखना है इस वाले कैटेगरी में। अब हम जा रहे हैं थर्ड केस में, एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, जो ये आ गई आपके सामने कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको मिली है लास्ट ईयर। ठीक है, पहली बात तो यही क्लियर है। सेकंड थिंग, इट इज रिसीव फॉर अ कंसिडरेशन। अब यहाँ देखो चेंज हो गया, पहले था विदाउट कंसिडरेशन, अब यहाँ क्या है लिखा हुआ विद कंसिडरेशन है। कुछ आपने किया उसके बदले मिली है आपको। ठीक है, पहले बिना किए मिल रही थी, अब कुछ किया उसके बदले मिली, पर मिली एज अ गिफ्ट ही है ना। एंड स्टैम्प वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड सच कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्टैम्प वैल्यू है इस बार वो ज़्यादा है, ना कि प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, जो आपने काम किया, जो कंसिडरेशन की, मान लो आपने काम किया 5,000 का और आपको फ़ायदा हुआ 50,000 का, तो उसको गिफ्ट माना जाएगा उसको भी। और वही यहाँ पर ये कहना चाहता है, जो स्टैम्प वैल्यू है यानी जो आपने खर्चा किया प्रॉपर्टी को अपने नाम करने में वो ज़्यादा है, और जो आपने काम कम किया या जो काम किया वो कम है। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया, 5,000 रुपये का आपने काम किया, 50,000 की प्रॉपर्टी आपको मिल गई, उसकी स्टैम्प वैल्यू 50,000 रुपये है, तो अब वो टैक्सेबल में आ जाएगी। अब टैक्सेबल क्या होगा वो बता रहा है आपको यहाँ पर, क्या होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पहले की तरह, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो लेस कंसिडरेशन पेड, जो आपने काम किया, मतलब 50,000 रुपये का आपको वो मिली स्टैम्प वैल्यू, 5,000 रुपये आपने खर्चा किया था, तो 45,000 रुपये टैक्सेबल होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब इसका इतना ही है कि जो आपकी स्टैम्प वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे कंसिडरेशन जो आपने काम किया। ठीक है, और लिमिट क्या है, वही 50,000 इज एप्लीकेबल पर इंसिडेंस, या 5% लिखा हुआ है। तो सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बता था 45,000 रुपये, वो ज़्यादा हो तो 50,000 से ज़्यादा हो, फिर से कंडीशन वो वाली आ रही है, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये 55,000 रुपये होता तो टैक्स लग जाता, यानी कि अगर प्रॉपर्टी आपने 55,000 की इसकी स्टैम्प वैल्यू होती, है ना, 55,005 मान लेते हैं, 55,005 की स्टैम्प वैल्यू होती। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मान लो आपकी 5,000 है या 5,004 रुपये है, इतना आपने काम किया है, तो बाकी के जो आपके 50,000 रुपये हैं मोटे मोटे 1 रुपये मान लो, तो ये क्या है, ये टैक्सेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर ये इससे कम होता, अब ये इससे कम होता तो क्या होता आपका, इससे ये कम होता तो टैक्सेबल नहीं होता। मतलब हर जगह वही बात आ रही है, 50,000 से ऊपर आपका आना चाहिए अमाउंट, तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं। और या फिर वो हो 5% ऑफ द कंसिडरेशन। दूसरी जो कंडीशन बोल रहा है ये, कि या तो वो 50,000 से ज़्यादा हो या 5% ऑफ द कंसिडरेशन हो, यानी कंसिडरेशन आपकी 1,00,000 की है तो उसका 5% यानी कि 5,000। तो अब वो 5,000 से ज़्यादा होने के बावजूद, और मान लो 5,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको टैक्स उस पर देना पड़ेगा। ये 2-3 बातें मोटी मोटी आपको मैंने बता दी, थोड़ा क्वेश्चन करके क्लियर होती हैं ये चीज़ें। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, फिर से वही है इमूवेबल। पहली वाली जो थी आपकी, वो दोनों थी आपकी, जो पहली प्रॉपर्टी थी कैश थी, दूसरी थी इमूवेबल, तीसरी थी इमूवेबल। लेकिन तीसरी केस के अंदर हमारी जो कंसिडरेशन थी वो कम थी वो थी, और पहले वाले केस के अंदर कंसिडरेशन नहीं थी। ऐसे ही करेंगे, मूवेबल के अंदर दो पार्ट कर देंगे। एक के अंदर क्या होगा, कंसिडरेशन होगी विदाउट, यानी फ्री में मिल गई, और दूसरी में क्या होगी, कंसिडरेशन तो मिली और जो अमाउंट था वो ज़्यादा था। वही पहले की तरह जैसे इमूवेबल में किया था हमने, एक तो फ्री मिली, फ्री में तो फ्री वाली तो है ही है, और जहाँ कुछ किया उसके बदले मिली पर मिली ज़्यादा वैल्यू की, तो वो सेकंड केस में आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है केसेस का, बाकी मोटी मोटी बातें सब सेम रहेंगी, कोई बहुत फर्क नहीं आएगा, यहाँ भी देखना आप। तो वही पहली बात कि आपको प्रॉपर्टी मिली हो, एक से ज़्यादा से मिली हो या एक से मिली हो कम से कम, और वो मिली है फ्री में बिना किसी मेहनत के। उसके बाद जो उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपको, 50,000 से ऊपर टैक्स लगता है, चाहे कैश हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल हो, उससे ऊपर टैक्स लगेगा, उससे कम पे नहीं लगेगा। ठीक है, एंड इट इज कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी कैपिटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप खाने पीने का सामान दे दिया आपने कहा टैक्स लगा दो उस पर, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब टैक्स लगेगा किसके ऊपर, ये देखने की बात है। यहाँ पर वहाँ पर था जो स्टैम्प ड्यूटी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो, ना कि जो हमें मिली या जो हमने कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा उसका, उस गिफ्ट का। ठीक है, यहाँ को ज़्यादा और बताने की बात नहीं है। ऐसे ही इमोबल पे आ गए फिर से, एक या अधिक व्यक्ति से मिली हो
और वो मिली है लेकिन कंसिडरेशन के लिए, फ्री में नहीं मिली। पहला केस था फ्री वाला, ठीक है, मिली है फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू वो टैक्सेबल होगी फोर्थ केस में मूवेबल प्रॉपर्टी में जो फ्री में मिली है। अब हम जा रहे हैं एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, आपको वहाँ मिली है कंसिडरेशन। ठीक है, अब कंसिडरेशन क्या है आपकी, जो आपने काम किया उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, है ना, फ्री में नहीं मिल रहा। अब जो कंसिडरेशन है वो क्या होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50,000 से ज़्यादा होगी तो ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, जो आपकी है कंसिडरेशन इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000। मतलब वही बात यहाँ भी आ जाती है, 50,000 से ऊपर की अगर डिफरेंस जो आ रहा है आपका कंसिडरेशन आ रही है तो फिर आपको क्या करना है, लगाना है टैक्स, वरना नहीं, है ना। सच कंसिडरेशन इज लेस देन द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है मान लो वो है 2,00,000 रुपये, और मान लीजिए आपका जो कंसिडरेशन है वो है 1,50,000 रुपये। अगर ऐसा केस है तो डिफरेंस कितना आया, 50,000, तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, यानी कि 2,00,000 आपकी वैल्यू हो गई, 50,000 ये आपने काम किया तो 1,50,000 हो गया इस केस के अंदर, तो ये भी टैक्सेबल है ना। मतलब जो कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन का अमाउंट एक्सीड कर रहा है वो 50,000 से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल होगी, नहीं तो नहीं। और फिर से वही कि असेट होनी चाहिए कैपिटल असेट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कैपिटल गेन के अंदर, है ना, थिंग ऑफ वैल्यू ओन बाय द पर्सन। ठीक है, अब फिर से वही कि वैल्यू क्या होगी, टैक्स किस पे लगेगा, तो वही फेयर मार्केट वैल्यू लेस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो हमेशा लेस करनी है, बाकी सब कुछ पहले की तरह रहेगा हर केस के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे कि अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक दो पॉइंट देख लेते हैं जो देखने के हैं। दैट लिमिट ऑफ 50,000 इज फॉर पर कैटेगरी, मतलब जो लिमिट है वो हर कैटेगरी की मिला के नहीं है, वो एक कैटेगरी की 50,000 है, तो अगर 5 कैटेगरी है तो 2.5 लाख रुपए की लिमिट बन जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वन में रिसीव कैश एंड काइंड विदाउट अट्रैक्टिंग एनी टैक्स। मतलब आपको ये पांचों कैटेगरी जो है इसमें 50,000 से कम का जो भी अमाउंट मिलेगा वो सब टैक्सेबल नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि सिर्फ 5,000 50,000 की रिबेट नहीं है, रिबेट है 2.5 लाख रुपए की, और एक कैटेगरी में 50,000 की, है ना। इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन स्टैम्प वैल्यूएशन, तो क्या करना है आपको, आपको पढ़ना है सेक्शन 50C जो कैपिटल गेन के अंदर दे रखा था। चलिए उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, और हम जा रहे हैं सीधा क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला जो केस है आपका वो कैश का है आपका, है ना, कैश मिल रहा है आपको, तो कैश का केस देख लो आपका। एग्जाम में कोई एक लाइन ऐसे आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब 5-6 केस दे देंगे आपको, उनके आंसर देने होंगे। तो पहला केस है आपका, मिस्टर आनंद रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 1,00,000 रुपीज। तो कैश के लिए तो कोई पंगा है ही नहीं, 50,000 से ऊपर टैक्सेबल है, बस सिंपल सी बात, 50,000 से ऊपर पैसे मिले तो टैक्सेबल, सिंपल सा आंसर एक लाइन का, इट शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम टैक्स, ये तो टैक्स लगेगा 1,00,000 रुपये, ये आंसर आ गया, बस खत्म हो गई बात। तो मतलब ही नहीं है, लेट लेस कुछ करना ही नहीं है, कैश में तो कुछ पंगा है ही नहीं, कैश तो सबसे अच्छा है। ठीक है, सेकंड केस सेकंड केस है आपका, एज ऑन 12 नवंबर 19, मतलब नवंबर तक अभी 8 ही महीने हुए हैं इस साल के, अजय रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 25,000। अजय को 25,000 का गिफ्ट मिला, लेकिन एक से नहीं मिला, 3 लोगों से मिला, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 75,000 रुपये। 25,000 ए से, 25,000 बी से, 25,000 सी से, सब मिला के उसे मिले 75,000। तो आपको पता है 50,000 से ऊपर कुछ भी हो टैक्सेबल है, कुछ लिखा हुआ है सिंस एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट एक्सीड 50,000, है ना, तो एंटायर अमाउंट 75,000 शैल बी कंसिडर्ड एज इनकम। कितना आंसर कितना इजी है, कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 50,000 से ऊपर अगर है तो टैक्सेबल है पूरा अमाउंट। वहाँ 1 लाख था तो वहाँ 1 लाख, यहाँ 75,000 का 75,000। हमें कितने भी लोगों से मिले 50,000 से ऊपर पैसे मिल गए, चाहे 1 से मिले चाहे 10 से मिले, तो फिर वो टैक्सेबल होंगे। चाहे 100 से मिल जाए, 50 से कम मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपये से एक्स्ट्रा की गिफ्ट मिले तो टैक्सेबल है। इस पूरे कैश वाले का तो यही फंडा है। और हम जा रहे हैं किस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बताया 5-6 केस स्टडी आएंगी तो कोई एक लाइन नहीं देगा, वो 3-4 को मिला देगा। ठीक है, 3-4 को मिला देगा। तो ये है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो तो हम कर लिए, थर्ड क्वेश्चन, एज ऑन 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या हुआ, मिस्टर पति लिखा हुआ है, पति या पाटिल, पति मान लो, रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड, उसको लैंड मिला फ्रॉम हिज फ्रेंड राजा, राजा ने लैंड दिया अपने फ्रेंड पति को
ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि ये है कैटेगरी आपकी बी। कैटेगरी बी में साफ है, 50,000 से ऊपर की स्टैम्प ड्यूटी है तो टैक्सेबल है, और 50,000 से कम की स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल क्या होगी? स्टैम्प ड्यूटी, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सच लैंड वाज एक्वायर्ड बाई राजा और 10,000, जो लैंड था वो एक्वायर किया था राजा ने 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ये आपको बताना है कितना टैक्स लगेगा मिस्टर पति पे। तो अब उसका मतलब क्या है, ये नीचे बता रहे हैं आपको। सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड्स 50,000 रुपीज, आपको बता ही रखा है, यहाँ 75,000 है तो टैक्सेबल होनी है, तो इट शैल बी कंसिडर एज इनकम ऑफ पति। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर टैक्स लगेगा, ये उसकी इनकम है, लेकिन इससे जो कुछ अमाउंट कम करना पड़ेगा वो भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या कम करते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे कैपिटल गेन के अंदर, है ना। तो एक तो ये कि इस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स कितना लगेगा अभी हम निकालते हैं, अभी निकाल लेंगे, ये टैक्सेबल है, इतनी बात है। Second, by virtue of amended provision of section 49(4), cost of acquisition of such land in the hands of Mr. Pati shall be 75,000। ठीक है, ये जो बात समझने की है, जो हमने भी बताया था, पढ़ा था अभी, ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वही मानी जाएगी टैक्सेबल इनकम, तो वो 75,000 रुपये हमारी इनकम है, इसको हमें टैक्स लगाना है। ठीक है, तो यही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं आपको कि होगी 50,000 से एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी है, तो जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो इनकम मानी जाएगी। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं कि नाउ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड बाय मिस्टर पति फॉर 2 लाख रुपीज़। अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन खत्म है ना, फॉर 2 लाख रुपीज़ एंड स्टैम्प ड्यूटी वाज आल्सो 2 लाख रुपीज़ ऑन द डेट ऑफ सेल। तो पूछा कि आपको कितना कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब ये देखो क्वेश्चन अलग हो चुका, पहला क्वेश्चन जो था वो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, सेकंड हो गया क्वेश्चन कैपिटल गेन का। क्यों अलग हो गया? क्योंकि पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, उसको मिली एज अ गिफ्ट, तो वहाँ हमने कहा 50,000 से ऊपर की वैल्यू है, इसलिए ये टैक्सेबल है और अमाउंट है 75,000 रुपये, वहाँ तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब जब वो उसको बेचेगा तो क्या होगा, जब वो उसको ट्रांसफर करेगा किसी और को, तो सीधी बात है हमारा लग जाएगा प्रोविजन कैपिटल गेन का, है ना। उसमें क्या पता है आपको, उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है, जो उसकी इनकम काउंट की गई थी, इसको मान लिया जाएगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माना जाएगा? उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे इसके, ये बात ध्यान रखनी है आपको बस, कि अब जो प्रॉपर्टीज को जब भी बेचेगा वो, तो इसको उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन आपके सामने था और ये आपका आंसर भी आपके सामने आ गया। तो मैंने आपको बताया कि पहली बात, जब उसको प्रॉपर्टी मिली उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है स्टैम्प वैल्यू, तो 75,000 पूरी की पूरी उसकी कॉस्ट वो मानी जाएगी इनकम। ये तो केस खत्म हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब वो कहता है कि उसको बेचा, अब मान लो जब उसको बेचेगा और उसने बेचा कितने का, 2 लाख का, तो वो हो गई उसकी सेल कंसिडरेशन। और मान लीजिए कि कोई खर्चा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा भी था कि कोई खर्चा उसका सेल पे नहीं आया, तो ये आ गई आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, ये क्या गई आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। बस अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कर देनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मैंने आपको बताई है। जब प्रॉपर्टी आपको मिलेगी एज अ गिफ्ट, जो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, यानी जहाँ से यहाँ थी 75,000, वही आपकी क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बस बाकी का जो डिफरेंस है 1,25,000, वो बन जाएगा कैपिटल गेन। ये क्वेश्चन दो पार्ट हो गए इसके अंदर, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो थी 75,000, फिर ये क्वेश्चन बन गया कैपिटल गेन का, आपने उसका भी आंसर निकाल दिया। बस वहाँ क्या चाहिए था आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो जो पहले इनकम थी अब बन गई वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसे माइनस कर दिया तो बन गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो इसको हम इंडेक्सेशन भी करते, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। और हम जा रहे हैं आगे अगले पार्ट पे, अगले चीज़ पे। ठीक है, अगली हेडिंग ये रही, कंसिक्वेंस ऑफ सच गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजा। ये बात हो गई पति की, पति को जो मिला उसको जो हमने किया कर दिया। अब वो कह रहा है कि अब राजा के साथ क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार, क्लियर हो जाए। मिस्टर राजा हैज ट्रांसफर द असेट बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर, सिंपल सी बात है भाई, जो गिफ्ट दे रहा है उस पर टैक्स क्यों लगेगा, इसको मिल रहा है उस पर टैक्स लगेगा, है ना। बस यहाँ पे इतने कह रहा है, ये क्वेश्चन का इसका आंसर ही खत्म हो गया कि भाई पति को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन राजा ने तो फ्री दी है, उसको क्या मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं उसको, कुछ तो क्या टैक्स लगाओगे उसके ऊपर, है ना भाई। टैक्स का लगेगा जब इनकम हुई होगी, इनकम तो कुछ भी नहीं, गिफ्ट दिया है उसने। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे,
अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा कि अगला कुछ ऐसा होता है, तो एक नेक्स्ट केस जो आपका देखिए सामने, ऑन 10 अक्टूबर 19 ये रहा, दीपक रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड। अभी आपका फिर से आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कैटेगरी बी या सी बनेगी इसके अंदर। अब उसकी जो स्टैम्प वैल्यू है वो 46,000 रुपये है, तो भैया ये तो टैक्स लगेगा नहीं, पता है आपको, 50,000 से कम टैक्स लगता ही नहीं है। तो एक आंसर तो क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तो टैक्स लगना नहीं है। सच लैंड वाज एक्वायर्ड बाई जहीर फॉर 5,000, जो गिफ्ट दिया था उसको कॉस्ट थी 5,000, कोई बात नहीं, हम क्या करें उससे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ऑन 1 नवंबर 19 दीपक आल्सो रिसीव अनदर पीस ऑफ लैंड। वो बताओ कितना लकी आदमी है, उसको एक और लैंड मिल गया, उसकी वैल्यू कितनी है फिर से 30,000। अब 30,000 है तो फिर से 50,000 से कम है, तो भैया फिर टैक्स क्यों लगेगा उसके ऊपर। दो प्रॉपर्टी उसको मिल गई और दोनों की वैल्यू 50,000 से कम थी, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू थी वो 50,000 से कम थी, तो बहुत अच्छी बात है भैया, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा अभी यहाँ पर। ठीक है, अब कब टैक्स लगेगा वो देखो, टैक्स कब लगेगा, ऑन 31 मार्च 2020 दीपक सोल्ड द लैंड। गिफ्ट मिलने पर टैक्स नहीं लगाया हमने, अब जब वो उसको बेचेगा तो वो बन जाएगा कैपिटल गेन, जैसे पहले बन रहा था। ठीक है, जिसको गिफ्ट मिला 50,000 से वैल्यू कम है, तो भैया बात खत्म हो गई। ठीक है, हाँ अगर दोनों की वैल्यू मिला के 50,000 को एक्सीड करती है तो टैक्स लगता है ना, लेकिन दोनों का जो था वो अलग अलग था, ये साल अलग था, ये देखो ये अक्टूबर 19 है यानी कि 18-19, और ये नवंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे, वैसे यहाँ पर दोनों को अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा, और दोनों प्रॉपर्टी मिली है तो वैल्यू में टैक्स लग जाता है उस पर। अच्छा आगे क्या कहता है, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा पहले फिर बताते हैं आगे। ऑन 31 मार्च 20 उसने लैंड बेच दिया, एक 30,000 का और एक 50,000 का, तो भैया बनेगा यहाँ पर कैपिटल गेन। ठीक है, और जो बेचा तो कितने का बेचा, 30,000 50,000, ये हो गई आपकी सेल कंसिडरेशन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ दिया ये। वो कह रहा है आपसे कि लैंड बेचा 90 करोड़ का, वो 30,000 का। ठीक है, और जो बीकानेर का बेचा वो बेचा 90,000 का, एक बेचा 30,000 का, एक बेचा 90,000 का। अब जब हमने बेचा उस दिन उसकी स्टैम्प वैल्यू क्या थी, 50,000 थी 30,000 वाले की, और 90,000 थी 85,000 वाले की। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब उसने प्रॉपर्टी बेची तो स्टैम्प ड्यूटी ये थी। अब बताओ आपको कि क्या करना है, ये क्वेश्चन हो गया कि हमने एक तो लैंड ट्रांसफर कर दिया तो वो आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरा उसको बेच दिया तो वो हो गया कैपिटल गेन। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कंबाइन है, चैप्टर 2 आपके एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, और पहले पढ़ लेते हैं क्या प्रोविजन है इसके। नथिंग शैल बी टैक्सेबल बिकॉज ऑन ईच ओकेजन प्रॉपर्टी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000, जो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया 50,000 से कम की स्टैम्प वैल्यू है, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 50,000 से कम की प्रॉपर्टी मिलेगी कभी भी तो कोई टैक्सेबल नहीं है, अगर मिल रही है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है आपकी, कॉस्ट क्या होगी, जब ये तो खत्म हो गया, यहाँ तो खत्म हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो यहाँ खत्म हो गया। अब बनेगा आपका जब उसने बेची तब बनेगा कैपिटल गेन। ठीक है, जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो हमें दो चीज चाहिए होती है, एक सेल कंसिडरेशन चाहिए होती है आपको, और एक चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम से कम, तभी तो निकलता है कैपिटल गेन। तो ठीक है, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो सिंस द वैल्यू ऑफ असेट इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, कोई टैक्स लगा ही नहीं उसके ऊपर, हैंड द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओवर, इसी कारण से जो प्रीवियस ओवर की कॉस्ट है वही मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 5,000 मानी जाएगी पहले वाले फ्लैट की और 10,000 मानी जाएगी सेकंड फ्लैट की, जो क्वेश्चन में दे रखा था कि जो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा तो उस पे जो वैल्यू है उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या होगी, वही जो पिछले वाले ओनर को थी, जो प्रीवियस ओनर को कॉस्ट थी वही ओनर इस नए वाले ओनर की कॉस्ट मानी जाएगी। फिर भी आप कैपिटल गेन वाला वीडियो वाले देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बस शॉर्ट में बता दूं कि जब प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगता तो जो प्रॉपर्टी दोबारा जब बिकती है यानी तीसरी बार जब बिक जाएगी तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही मानी जाती है जो सबसे पहले वाले ओनर की थी, यानी कि जिसकी हमें ट्रांसफर की है उसकी थी। ठीक है, यानी कि जहीर की इस केस के अंदर, पहले वाले केस में जहीर की थी वो, और दूसरे वाले केस में वो किसने दिया उसको, ज़ारा जोरा जोरा से। ठीक है, तो ये 5,000 की थी जहीर की कॉस्ट, 10,000 कॉस्ट थी इसकी, ये मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, और सेल कंसिडरेशन दे रखी है 30,000 और 90,000, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी जब आंसर निकालेंगे तो ये मोटी मोटी बातें। अब इसके बाद छोटी छोटी बात कि पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि वो टैक्सेबल है ही नहीं, तो जो पिछला पीरियड था उसको भी हम काउंट करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी जब से खरीदी गई है तब से ही मानी जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। क्या बन जाएगा ये, सॉरी शॉर्ट टर्म बनेगा क्योंकि यहाँ तो 18-19 में खरीदी गई है ना, 18-19 में खरीदी गई है, एक तो एक 2001 में खरीदी गई है, तो ये आपका जो एक वाली है इस पे लगेगा लॉन्ग टर्म, ये 18-19 वाली है इस पे लगेगा शॉर्ट टर्म। मतलब एक में हम करेंगे इंडेक्सेशन, एक में हम करेंगे नहीं।
और लास्ट है कैसे होगा टैक्सेशन, तो देखते हैं उसको भी। ये आ गया सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, पहली बात सेल कंसिडरेशन, तो जितने की बेची है 30,000 और 90,000। ठीक है, तो 30,000 और 90,000 की बेची है हमने। अब स्टैम्प वैल्यू क्या थी उसकी जो उस डेट पे हम ट्रांसफर करी है, 50,000 और दूसरे की थी 85,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी है ऑन ट्रांसफर वो मान ली जाती है, जो भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ 50,000 ज़्यादा है तो इसको मान लिया, वहाँ 90,000 ज़्यादा है उसको मान लिया। ठीक है, वो क्या मान लिया आपकी सेल कंसिडरेशन बीइंग द हायर ऑफ द फॉलोइंग। ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम में भी कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो या जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जो भी ज़्यादा हो, जो भी ज़्यादा हो, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो इसको ले लिया, यहाँ पर ये ज़्यादा है तो इसको ले लिया। हायर ऑफ द टू लेना है बड़ा आपको, एक्चुअल कंसिडरेशन या स्टैम्प वैल्यू जो भी ज़्यादा हो, तो ज़्यादा वाला ले लिया हमने। ये तो काम हो गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन निकालने का। उसके बाद कम करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, जो कि यहाँ फ्री में मिली थी और बेची है तो खर्चा कुछ नहीं आया है, तो कुछ खर्चा नहीं आया, तो ये हो गई आपकी नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसमें से कम करनी है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है आपकी पहले केस में 5,000 है और दूसरे केस में 10,000 है। ठीक है, पहले केस में 5,000 है, दूसरे केस में 10,000 है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा यानी कि ये वाला अमाउंट, इस पे आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, तो ये इंडेक्सेशन दे दिया है आपको, है ना। तो इंडेक्सेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप माइनस कर दोगे। तो ये आपके इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कैपिटल गेन वाला। मैंने कहा था एक पे लॉन्ग टर्म है कोई शॉर्ट टर्म है, तो पहली प्रॉपर्टी 2001 में खरीदी थी ये वाली, तो इस पे लॉन्ग टर्म लग गया आपका, और दूसरी खरीदी थी आपने कब 2018-19 में, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म, तो इस पे लग गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दोनों की हमने वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो अभी आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।